हाँ भाई, आज अपना टॉपिक होगा जिह्वा के उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आज ये वर्ण का जो टॉपिक है इसको क्लोज करके दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जिह्वा के उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा आप। ये वर्गीकरण करेंगे हमें 8 प्रकार से। सबसे पहला वर्गीकरण करेंगे स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन। इसमें दो लाइनें छोड़ देना कि कौन से स्पर्शी व्यंजन है। हो सकता है आपको परिभाषा लिखनी पड़ जाए या सीधे ही वर्ण लिखने पड़ जाए। दूसरा है संघर्षी संघर्षी व्यंजन। तीसरा है स्पर्श संघर्षी। चौथा है उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन। उसके बाद पांचवा है लुंठित या परकंपित व्यंजन। आप एक एक दो दो रो है ना, लाइनें, वो आप इनमें छोड़ दो। लाइनें छोड़नी है एक एक दो दो इनके बीच में। उसके बाद छठा है पार्श्विक व्यंजन। सातवां है अर्धस्वर और आठवां है नासिकीय व्यंजन। इस प्रकार से ये 8 वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे। एक एक दो दो रो छोड़ करके आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी आपने अगर 4 ही लिखे हैं तो बाद में लिख लेना 4। पहले इनको समझना है और फिर इनको लिखना है। तो कौन सा लिखे सबसे पहले? स्पर्शी। मैंने कहा था ना, जीभ है ना, सारा काम जीभ करती है, बोलने का जो भी है। ये जीभ मुंह में 8 अव्यय है। कोई मुर्दा है तो कोई दांत है, कोई तालू है तो कोई कंठ है। तो जीभ किसी न किसी भाग को क्या करती है? टच करती है। टच मीन्स स्पर्श करती है। तो ऐसे वर्ण जिनको जीभ क्या करती हो? स्पर्श करती हो, या बोलते वक्त जिनको जीभ टच करती हो, उन्हें कहते हैं कौन से वर्ण? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी का शाब्दिक अर्थ ही से पता चल रहा है कि स्पर्शी मीन्स स्पर्श करना। इट मीन्स टच करना। और टच कौन करेगी? जीभ करेगी। अब जीभ किसी न किसी भाग को अगर स्पर्श करती है तो वो कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या आपको लिखनी है 16। कितनी होती है? 16। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। तो इसमें लिख लेना है आपको कौन कौन से व्यंजन स्पर्शी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये 16 वर्ण हैं
जो स्पर्शी है, कै ख गे घे, टे ठे डे ढे, थे थे दे धे और पे फे बे भे। इसके अंदर एक रो छोड़ी है मैंने, कौन सी? बिल्कुल, वो हो सकता है स्पर्श संघर्षी हो, या वो हो सकता है संघर्षी हो, या और नीचे में जा सकते हम, वो हमें ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न करेंगे एग्जाम में, तो निम्न में स्पर्शी व्यंजन है, तो इनमें से, इन 16 में से कोई सा भी एक आता है तो वही स्पर्शी व्यंजन होता है। ठीक है, तो इन 16 को ध्यान रखना है। अब आ जाओ कौन से संघर्षी व्यंजन। तो नाम से पता चल रहा है कि जीभ और मान लो तालु, जीभ उस तालु के इतने नजदीक चली जाती है, टच तो नहीं कर पाती पर इतनी नजदीक चली जाती है कि बड़ी मुश्किल से उस वर्ण को बोलते समय हवा बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो जैसे ये जीभ है, ये जीभ चली गई इस तालु के पास, ये तालु है, तो जगह बिल्कुल सक्रिय है, सक्रिय जानते हो ना, थोड़ी है, और इस हवा को निकलने में बेचारी को क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है। कई कई अक्षर ऐसे होते हैं, कई व्यक्तियों से बोले नहीं जाते हैं, छोटे बच्चों से बुलवाएं तो नहीं बोले जाते हैं, या कई ऐसे अक्षर होते हैं जो हमसे भी क्या नहीं किए जाते, बोले नहीं जाते, क्योंकि हो सकता है उस अक्षर को बोलते समय हमारी जीभ को क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े। जैसे मैंने आपको एक चुटकुला भी बताया था कि एक भैंस लाने के लिए हमें चले गए, अब भैंस जच गई, बिल्कुल जो उनका दूध निकालना था उसका सब, उसकी सुंदरता को देख करके हमने देखा कि भैंस तो अच्छी है, मोल के लिए हम पूछ गए अगले मालिक के पास। अब मालिक से हमने पूछा भाई इसका मोल बताओ, तो उसे पढ़ा लिखा तो था नहीं और बोलने में भी क्या थी, कठिनाई थी, तो इसने क्या किया, जोर अपने, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाह रहा है पर वो क्या नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था। कई कई ऐसे गूंगे या बोल व्यक्ति होते हैं ना, उनसे बोला नहीं जाता, ऐसे बहुत बार वो उसने जोर लगाया, तो मेरे पास वो साथ जाने वाला बोला कि भाई अब मोल बताओगे ऐसी पहली तो आप पढ़ ली पे आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरी बात समझ गए कि कई व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ को संघर्ष करना पड़े, कैसे कि जीभ उस अव्यय के इतने नजदीक चली जाती है कि बड़ी मुश्किल से हवा निकल पाती है। ठीक है, अब मान लो आपने सुना होगा एक बिल्ली थी, वो दुकान में जाना चाह रही थी, अब वो छेद था उसमें चूहा या थोड़ा सा और मोटा चूहा जा सकता था, पर बिल्ली नहीं जा सकती, बस बिल्ली, और वो मोटी भी थी वैसे भी नहीं जा सकती थी। अब उस बिल्ली ने 2-4 दिन अनशन किया, अन्ना जारे बन गई, वो अन्ना जारे शरीर को क्या कर लिया उसने? कमजोर कर लिया, और वो दुकान के अंदर क्या हो गई? एंट्री मार ली उसने। दुकान में खूब उसने खाया पिया सब कुछ किया, पर बाहर निकलना चाह रही थी, वो 2-4 दिन रही दुकान के अंदर, तो फिर से वो क्या हो गई? फिर निकलने के लिए क्या करना पड़ा उसे? अनशन पे फिर बैठना पड़ा ना। तो बेचारी को निकलना और बाहर अंदर जाना दोनों में क्या करना पड़ा? उस संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े। तो ऐसे वर्ण अपने पास से और है, 4 ही वर्ण है, तो लिखो संघर्षी। परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या दूसरा इसमें लिख लो आप, नुक्ता लगे अक्षर। नुक्ता जानते हो?
जैसे जय के नीचे बिंदु फै के, इस प्रकार से, और ख के। ऐसे वर्ण अगर अपने को मिल जाए जिनके नुक्ता लगी हो, ऐसे वर्णों को भी कौन से अक्षर कहा जाता है? संघर्षी कहा जाता है। दूसरा प्लस लगा लेना, स है के बाद नुक्ता लगे अक्षर भी संघर्षी व्यंजनों में आते हैं। सबसे पहले बताया स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 होती है, मतलब जीभ किसी न किसी भाग को टच करती है। जीभ एक अव्यय के इतने नजदीक चली जाती है कि जीभ से हवा, उस अव्यय और जीभ के बीच में हवा निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। कितने हैं? 4। अगला कौन सा करें? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे, तो ये वर्ण भी 4 ही लिख लेना जो बच गए थे अपने। लिखो, स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या 4 होती है। छ, छ, जय और झ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पुट करते हैं। तो ये तीनों प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। उत्क्षिप्त ताड़नजात द्विगुणित व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। क्या अर्थ लेंगे इसका? फेंकना। ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनको जीभ फेंकती है? मतलब झटके के साथ फेंकती है। कभी कभी माँ है अपने बच्चे को क्या कर रही है? दूध पिला रही है, और बच्चे के दांत निकल आते हैं ना, तब वो निप के क्या कर लेता है? ठीक है, जो ही अपने दांतों से दबाता है तो अपनी माँ क्या करती है? उस बच्चे को अपने से दूर करती है, झटके के साथ दूर करती है। और कभी कभी तो छोटे बच्चे के चट्टू भी लगा देती है। ठीक है, तो ऐसे वर्णों को बोलते हैं कौन से? जीभ जिनको क्या करती है? अरे फेंकती है, ताड़ती है। ताड़ने का मतलब होता है दूर भगाना। जैसे कभी माता पिता गुस्से में होते हैं ना, तो कहते हैं ना तू निकल जा, तो इसका मतलब अपने को वहां से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। एक बार के लिए, एक बार के लिए कर रहे हैं। ताड़ना। या द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है जिसके 2 रूप हो, और ऐसे वर्ण हिंदी में कितने हैं? 2। तो इन्हें उत्क्षिप्त या ताड़नजात अक्षर कहा जाता है। अगला करेंगे लुंठित या परकंपित। परकंपित का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ क्या करे? कंपन करे, थरथराए। ठीक है, या जीभ लुढ़कते हुए गिर जाए। लुढ़कना जानते हो ना, इसी तरह से तो होता है लुढ़कना। तो लुढ़कते हुए गिर जाए, तो ऐसा वर्ण सिर्फ एक ही है हिंदी भाषा के अंदर, और वो है रे। रे को बोलते हैं तो जीभ थरथराती है। आराम से हम बोल करके भी क्या कर सकते हैं? इसका ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा वर्ण है वो परकंपित अक्षर कहलाता है। आपसे प्रश्न कैसे करेंगे एग्जाम में? एग्जाम में प्रश्न तो निम्न प्रकार से करेंगे, तो निम्न में लुंठित वर्ण है, ये करेंगे इसको। तो लुंठित वर्णों के अंदर जैसे एक च दे दिया, एक ड और ढ दे दिया, एक दे दिया रे दे दिया, और एक दे दिया ले, तो कौन सा करोगे आप? रे। रे एक लुंठित या परकंपित अक्षर, ठीक है, जिनको बोलते समय जीभ को कंपन करना पड़ता है। अगला आ जाओ, पार्श्विक व्यंजन। समझना है और लिखना, कुछ नहीं इसमें। पार्श्विक का मतलब होता है बगल से। क्या अर्थ लेंगे इसका? बगल से। अब मान लो ये जीभ है, और इस जीभ के दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी क्या निकल आए?
हवा निकलती हो बगल से। जैसे हम एक अक्षर बोलेंगे और वो अक्षर बोलेंगे ले बोलेंगे तो जीभ इस तरह से क्या होती है, आटी खाती है, थोड़ा होती है कि नहीं होती है। ले को बोल के देखेंगे तो ऊपर जीभ अटक जाती है एक प्रकार से। तो फिर जीभ के सीधे सिधाई में तो कोई हवा निकल नहीं पाती है, तो हवा कहां से निकलेगी बोलने के लिए? साइडों से निकलेगी ना। और साइडों से निकलेगी तो ऐसा वर्ण सिर्फ कौन सा है? लह। पार्श्विक का अर्थ लिखना है और फिर उस वर्ण को लिखना है। तो लिखो बगल से। उसके बाद है अर्धस्वर। अर्धस्वर दो है, यह और वह। इनको हिंदी में अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। मतलब आधे क्या है ये? आधे क्या है? स्वर। अब आ जाओ कौन से वर्ण है? नासिकीय। नासिकीय का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से होता हो? नासिका से होता हो। मतलब नासिका का जिसमें सहयोग लेना पड़े, नासिका का जिसमें सहयोग लेना पड़े। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है ना, अंग है, ये है, अण है, न है और मैं है। तो इनको कौन से वर्ण कहा जाता है? कौन से? नासिकीय वर्ण। एक बार पूरा का पूरा आप फटाफट उतारिएगा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आ रही है ना? बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, कल कल। चलो ठीक है, तो फिर ठीक है, ठीक। हाँ जी। लुंठित का क्या बता रहे हो? ओनली रे है। त्रै, त्रै तो संयुक्त अक्षरों में आता है। अरे बेटा बिल्कुल आपने सही पूछा है। अक्षय, त्रै, गे और श्रय, ये चार अक्षर है जो व्यंजनों की मुख्य संख्या में नहीं आते। ये किन में आते हैं? संयुक्त व्यंजनों की मुख्य संख्या में आते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है। अपना तो किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? और 33 में क्या नहीं आता? त्रय नहीं आता। अगर इनकी संख्या 33 प्लस 4 बराबर 37 करे ना, तब आएगा। तो 37 में करना नहीं है, क्योंकि व्यंजन तो टोटल कितने होते हैं? 33 ही होते हैं। देखो 16 तो इसमें आ गए, 17, 18, 19, 20 हो गए, 21, 22, 23, 24 हो गए। ये काउंट नहीं करने हैं, क्योंकि ये तो दूसरे रूप है। ऐसा एक रूप देखो, ये रहा है ना, एक रूप ये रहा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दूसरा रूप है, तो इनको काउंट नहीं करना है। तो अपने यहां हो गए थे 16, 4, 20 और 24, ये 25, ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो हमें वर्गीकरण कितने का करना है? 33 का ही करना है। ये संयुक्त व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं करना है। तो आपको आज क्या पढ़ाया गया है कि उच्चारण के आधार पे सिर्फ और सिर्फ किन का वर्गीकरण करेंगे? हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। और व्यंजनों के अंदर 33 व्यंजनों का करना है अपने को। कितने का? 33 का। तो पहला कौन सा? स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या और 16, क से भ तक। परंतु छ, छ, ज, झ ये लाइन नहीं है इसमें।
संघर्षी व्यंजन जीभ को संघर्ष करना पड़ता है, इतनी नजदीक चली जाती है किसी भी अव्यय के, पर आवाज बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। तो इनकी संख्या 4 है। फिर मैंने कहा कि जय का केलागरी हो, इस तरह से एक नीचे बिंदु लगी मिलेगी, तो अगर इसको बोलते हैं हिंदी में नुक्ता। अगर ऐसे नुक्ता लगे अक्षर भी होंगे ना, तो वो भी संघर्षी व्यंजनों में आते हैं, अगर आपको मिल जाए तो। इस पर संघर्षी अक्षरों की संख्या 4 होती है, च, छ, ज, झ। फिर उत्क्षिप्त और ताड़नजात, मतलब जीभ जिसको झटके के साथ फेंकती है, जिसका दूसरा रूप भी है, तो उसकी संख्या कितनी है? 2 है। फिर अपने को लुंठित या प्रकंपित अक्षरों के बारे में पूछे तो 1 है, कौन सा? र। और अगर अपने को बगल से पार्श्विक, मतलब आप बगल से निकलती है, तो वो अक्षर सिर्फ ल है। और अर्ध स्वर पूछे तो 2 हैं, यह और वह। और नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब प्रश्न कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया कि निम्न में लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आपको ये करना है। अगर इसके बारे में पूछे तो ये दोनों क्या है? फिर ताड़नजात अक्षर। अगर केवल च के बारे में पूछे तो क्या है? स्पर्श संघर्षी। अगर अपने को ल के बारे में पूछे तो क्या है? ये पार्श्विक व्यंजन। प्रश्न कैसे पूछ लें। और मैंने आपको ये बता दिया कि ये है ना, ये अपने 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला लिखो, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। अब तो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो 2-3 प्रकार से होगा। पहला करेंगे होठ की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। पहला, अब स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, पर यहां हम 10 का ही वर्गीकरण करेंगे। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इनका ही वर्गीकरण करना है। किसकी आकृति के आधार पर? पहला वर्गीकरण करेंगे होठ की आकृति के आधार पर है। एक तो लिखेंगे वर्तमुखी, वृत्तमुखी हो गया, जिसको बोलते हैं वर्ताकार, और एक होता है अवर्तमुखी, जिसे बोलते हैं अवर्ताकार। 2 भेद कर लो इसके। तो सबसे पहले वर्तमुखी का मतलब होता है मुख हो जाए किसकी तरह? वृत्त की तरह। और वृत्त कौन सी आकृति में होता है? गोल आकृति में। अपना मुंह है ना, वो गोल हो जाए। तो गोल हो जाए तो ऐसे 2 या 4 जो भी वर्ण है, एक तो उ बोलेंगे, एक बड़ा उ बोलेंगे, एक ओ बोलेंगे और एक औ बोलेंगे। इन 4 अक्षरों को बोलते समय मुंह किसके आकार का हो जाता है? किसके आकार का? वर्त के आकार का होता है। गोल आकृति में आपका मुंह है, होठ होते हैं उ, ओ, औ, गोल आकृति में नहीं होते। कहने का मतलब तारा मुंह है ना, वो बड़कुल्ला वर्ग हो जाए ना। अवर्तमुखी जिसे बोलते हैं अवर्ताकार। अब अपना वर्त की तरह नहीं रहेगा, अपना मुंह छिद जाएगा। पहले इस तरह से था, अब इस तरह से छिदेगा। तो बाकी बचे अक्षर कौन से हैं? ए, आ है, ई है, ए, ऐ है। ये 6 अक्षर ऐसे हैं जो अवर्ताकार है। इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं कभी पूछते हैं। सिर्फ ये पूछते हैं कि निम्न में वर्ताकार अक्षर स्वर कौन सा है। तो अपने को ये ध्यान रखना कि वर्ताकार का मतलब होता है मुंह गोल आकृति में हो जाए। और अगर पूछ ले, ये पूछ ले ए, आ क्या है, आपसे पूछ ले अवर्तमुखी
वर्तमुखी, वर्ताकार या इनमें से कोई नहीं, तब आपका उत्तर क्या होगा? अवर्तमुखी होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब दूसरा लिखो, जीव्या के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बड़ा अच्छा है, इसमें से प्रश्न पूछते हैं भाई। तो जिह्वा के उच्चारण के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति कैसी हो जाती है, ठीक है, तो इसका वर्गीकरण करेंगे तो 1 2 3 और 4 प्रकार से करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे विवर्त स्वर, स्वर लिखना। फिर लिखेंगे अर्धविवर्त स्वर, फिर संवर्त स्वर, और फिर अर्ध संवर्त स्वर। इस प्रकार से इनके 4 भेद करने हैं, दिव्या के उच्चारण के आधार पर या मुख की आकृति के आधार पर। अगर पूछे तो कितना वर्गीकरण करना है? 4 प्रकार से। इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना इनको, प्रश्न इसमें से ज्यादा पूछते हैं। विवर्त, विवर्त का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुंह क्या हो जाए, अरे खुल जाए। मतलब एक प्रकार से अपना मुंह है ना, वो वर्तमान में इस स्थिति में, जैसे आपका हो चाहे मेरा हो, दोनों लिप हैं, वो क्या है, चिपके हुए। हमें कौन सा वर्ण बोलना है जिससे मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, बताओ दिखा। मतलब इनमें से कौन सा स्वर है जिसको बोलते हैं समय आप मुंह पूरी तरह से खोल दो? आ है ना, बिल्कुल। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखने की बजाय इसका अर्थ लिख लेना कि विवर्त का मतलब होता है खुला, मुंह पूरी तरह से क्या हो जाए, खुला हो जाए। अब देखो, पहले मुंह ऐसी स्थिति में था बिल्कुल चिपका हुआ, और अब आपका मुंह इस स्थिति में आ गया है। आया है कि जब हमें आ बोलते हैं, आ, तो मुंह पूरी तरह से क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है। अब एक डॉक्टर का ना, एक महिला चली गई बूढ़ी, और वह बेचारी का दांतम के थो दर्द थे, प्रॉब्लम थी। वह बोला कि डॉक्टर बोले कि माँ थोड़े सो के करे मुंह ने खोले, तो उन बेचारी और खोल दियो जितनो ती खुला थो। ठीक है। फिर उसने कहा कि माता जी थोड़ा सा और खोल, तो और खोल लिया, थोड़ा सा और करे, तो उसने बेचारी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बाप कणा का मैं बैठ के इलाज करेगो। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने मुंह का आकृति है ना, वो गोल आकृति में हो जाता है या पूरी तरह से खुल जाता है। आ होता है कि नहीं होता? अब आ जाओ अर्धविवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, आधा, और विवर्त मानी खुला। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय आधा खुल जाए, तो अपना मुंह इस तरह से था, अब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मतलब मुंह की स्थिति अब इस तरह से हो गई, इससे आधी हो गई है। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो ऊपर से नीचे की तरफ अक्सर है मुंह आता है इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ? तो आप बोलोगे एक तो आई और एक औ, तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है मुंह, औ और आई, तो ऊपर से मुंह नीचे की तरफ आता है, आता है।
तो इसको बोलते हैं अर्धविवर्त। दूसरा तीसरा करेंगे संवर्त। संवर्त का मतलब होता है बंद सा, बंद तो नहीं पर बंद सा रहे मुंह। अब बंद रहेगा तो फिर तो लिप इस स्थिति में आ जाएगा। अब बंद का मतलब होता है और थोड़ा सा कमजोर स्थिति में, मतलब छोटी स्थिति में आ जाएगा। इस स्थिति में नहीं आएगा कि दोनों लिप है ना अपने होठ है वो एकदम क्या हो जाए, चिपक जाए, ऐसा नहीं है। अब स्थिति होगी इस तरह से, ओठों में थोड़ी सी क्या होगी, दोनों ओठों में दूरी होगी, गैप होगा। तो ऐसे वर्ण कौन से हैं जिनको बोलते समय मुंह बंद सा ही रहे, तो कौन सा होता है, ई ई उ उ। ये चार वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय मुंह क्या रहता है, मुंह क्या रहता है, बंद सा ही रहता है। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। और फिर बच गए वो अर्ध संवर्त में लिख लोगे। कौन कौन से बचे, एक तो ए बच गया, एक ओ बच गया और एक ए बच गया। तो इस तरह से आप क्या कर लो, इनको उतारो। क्या बताया, मुख आकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं, चार। सबसे पहला कौन सा है, विवर्त। विवर्त का मतलब है खुल जाना, मुंह पूरी तरह से खुल जाए, तो ऐसा अक्षर सिर्फ आ है। अर्धविवर्त ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो ऊपर से नीचे की तरफ दो अक्षर जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से वर्ण ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्या बात है, ए बात क्या है। उसके बाद आ गया संवर्त स्वर, मतलब मुंह क्या रहे, बंद सा रहे। अब बंद सा रहेगा तो ये है, बंद तो नहीं होगा पर बंद सा रहेगा। अब आ गया अर्ध संवर्त, अब मुंह इस तरह से था तो अब ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ए और ओ, तो ऐसे मुंह होता है इसमें, तो या ए, तो इस तरह से मुंह होता है। तो कहने का मतलब इनको बोलते हैं कौन से वर्ण, अर्ध संवर्त वर्ण। अब आ जाओ तीसरा वर्गीकरण, तो लिखेंगे नासिका के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये लिखो, किसके आधार पर पढ़ेंगे, नासिका के आधार पर। पहला वर्गीकरण करेंगे अनुनासिकीय स्वर, और दूसरा करेंगे निर्नुनासिकीय स्वर। दो वर्गीकरण करने इसमें, अनुनासिकीय और निर्नुनासिकीय। तो सबसे पहले इनके अर्थ को आना चाहिए। निर मीन्स होता है रहित और अनु मीन्स होता है सहित, कि जिन स्वरों को बोलते समय नाक का प्रयोग किया जाता है वो तो अनुनासिकी होते हैं, और जिनमें नाक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता तो वो निर्नुनासिकीय स्वर कहलाते हैं। निर्नुनासिकीय का मतलब नाक का जिसमें बिल्कुल भी प्रयोग या उपयोग न हो। अब देखो नाक को मैं भींचता हूं और आराम से सभी स्वरों को बोल सकता हूं, ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, तो सारे के सारे स्वर क्या हैं, निर्नुनासिकीय हैं। कहने का मतलब है जिसमें नाक का प्रयोग या उपयोग नहीं होता, तो ये सारे के सारे स्वर लिख सकते हो। तो ए आ ई उ ऊ ए ऐ
आई और ओ औ सारे के सारे स्वर निर्नुनासिक होते हैं। फिर अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? इसका मतलब तो कोई बचा ही नहीं है। तो अनुनासिक स्वर भी आपको बताए जाएंगे कि कौन सा स्वर अनुनासिक स्वर होता है। तो आप सबसे पहले तो निर्नुनासिक की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। निर्मानी रहित नाक, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होता हो, और ऐसे स्वरों की संख्या पूरी की पूरी होती है, मतलब 10 के 10 स्वर ले सकते हैं इसमें। अब अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? मतलब ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको बोलते समय नाक का प्रयोग करते हो आप? तो वो स्वर हैं ये के यही 11 के 11 ही, मतलब ये 10 के 10 ही। तो इसमें क्या लगाना होगा आपको? या तो अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु। अगर ऐसे जिनके अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगी होगी ना, जैसे आके भी लगी रहती है, लगी नहीं रहती आके, अगर ये अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु अगर लगे वर्ण होंगे ना स्वर, वो सारे के सारे कौन से स्वर कहलाते हैं? कौन से? अनुनासिक है। तो ये एक परिभाषा लिख सकते हो ऊपर ही ऊपर आप। तो लिखो अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगे स्वर अनुनासिक के स्वर होते हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगे स्वर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगे स्वर अनुनासिक के स्वर होते हैं। एक दो उदाहरण लिख लो, जैसे ए के अनुस्वार लगा लो, चंद्र बिंदु लगा लो, आ के लगा लो, आ के चंद्र बिंदु लगा लो, ऐसे ई पे चलो तो अनुस्वार लगाओ, और बड़ी ई के भी अनुस्वार लगा दो। तो ये सारे स्वर होते हैं जिनके अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगा होगा, तो सारे के सारे अनुनासिक होते हैं। बाकी जैसे कुछ भी न लग रहे हो, न तो अनुस्वार और न चंद्र बिंदु, वो कौन से होते हैं? निर्नुनासिक। मतलब जिनको बोलते समय नाक का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो ये आराम से लिखा जा सकता है। और लास्ट इसमें बचा हुआ है वो और देख लेते हैं। लिखो जिव्या के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कि कौन से अक्षर हैं जो जीभ के आगे से बोले जाते हैं, इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? अग्र स्वर। और कौन सा वर्ण है जो मध्य स्वर कहलाता है, और कौन सा है जो पश्च स्वर कहलाता है? इस प्रकार से आप नोटेड करेंगे। जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के भाग 3 होते हैं। एक तो आगे का भाग होता है जो नोक होती है जीभ की, फिर एक बीच का भाग होता है और एक पीछे का भाग होता है। तो अग्र स्वर कौन सा है निम्न में जो जीभ के आगे से बोला जाता है? जिनको मतलब जीभ हिलती है ना, तो आगे आगे की हिलती है। तो ऐसा है कोई? ई और ए आई, वेरी गुड, ई और ए आई, ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलते समय जीभ का सिर्फ और आगे वाला भाग है ना, वही हिलता है। ठीक है। और अब आ गया कौन सा स्वर है? मध्य स्वर, जो जीभ के बीच से बोला जाता है। और ऐसा वर्ण है ए और आ, दो हैं, ए और आ, और बाकी सारे बच गए ना, कौन कौन से? ऊ ओ औ, ये सारे के सारे कौन से स्वर हैं? पश्च स्वर है। ये याद करने बस आपको। ठीक है, तो ये होने के बाद अपने पास जितने भी मिनट बची हैं उसमें आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देंगे आपको। द्वित्व स्वर या व्यंजन, एक ये प्रश्न पूछते हैं और एक पूछते हैं व्यंजन गुच्छ। इनके बारे में आप थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे।
तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। टॉपिक अपना वैसे क्लोज हो चुका है। ये दो बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। कौन सा है? पहला द्वित्व व्यंजन। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे अपने पास क्या है? बच्चा, ऐसे ही गन्ना, ऐसे ही उल्लास, और ऐसे ही बिल्ली। तो इसमें आपने क्या देखा? क्या देखा आपने? कि एक अक्षर तो और वैसा ही दूसरा अक्षर पूरा है। अगर ऐसे कभी भी आपको शब्द मिलते हैं जिनके अंदर इस तरह के विशेषताएं पाई जाती है कि जिनमें एक अक्षर आधा हो और दूसरा अक्षर पूरा हो, तो उन्हें कहते हैं कौन से? द्वित्व व्यंजन। तो लिखो पहले तो इसकी परिभाषा। लिखो पहला अक्षर स्वर रहित। स्वर रहित को आधा बोला जाता है। पहला अक्षर स्वर रहित एवं वैसा ही दूसरा अक्षर, एवं वैसा ही दूसरा अक्षर। दूसरा में दू बढ़ाता है, दूसरा कभी भी छोटा मत समझो। दूसरा वैसा ही दूसरा अक्षर स्वर सहित आए। स्वर सहित, स्वर सहित का मतलब जानते हो? स्वर के साथ। स्वर सहित आए उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, या द्वित्व व्यंजन शब्द कहा जाता है, ऐसे बोल दो। काफी बार ये एसआई के एग्जाम में प्रश्न किया गया है, राजस्थान एसआई में। तो उसमें ये उदाहरण लिखो, बच्चा है, गन्ना है, उल्लास है या बिल्ली है। ये शब्द हैं इनमें एक अक्षर स्वर रहित है, तो दूसरा अक्षर क्या है? स्वर सहित है। स्वर सहित का मतलब है इसमें आ है, इसमें आ है, इसमें भी आ है, परंतु इसमें बड़ी है ना। ये ध्यान रखने ऐसे शब्द। अब आ जाओ, ये देखो, ये पश्च शब्द है मान लो। ऐसा ही एक दूसरा शब्द कौन सा है? मध्य है। एक कौन सा है? स्वर है। और एक ये देखो गुच्छ शब्द है, या फिर ये व्यंजन लिख दो। अब देखो इन पांच शब्दों से, इन्हीं में से जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उन्हीं से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें एक अक्षर तो आधा है। देखो इधर ये रव है आधा, यहां से आधा है, यहां ध आधा है, यहां से आधा है। और कोई अन्य अक्षर, अन्य अक्षर क्या है उसके तुरंत बाद है? स्वर सहित है। यहां दोनों एक जैसे थे, दोनों एक जैसे ही थे ना। एक आधा है तो दूसरा वैसा ही स्वर सहित है, और यहां अलग अलग है। अलग अलग है ना। एक आधा है तो कोई अन्य अक्षर स्वर सहित है। तो ऐसे अक्षरों को या ऐसे शब्दों को कौन से कहा जाता है? व्यंजन गुच्छ। परिभाषा समझ में आ गई? इनमें तो एक जैसे आएंगे। पहला स्वर रहित आएगा, दूसरा स्वर सहित आएगा। इसमें एक स्वर रहित आएगा, परंतु अन्य अक्षर स्वर सहित आएगा। तो ऐसे को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो व्यंजन गुच्छ की परिभाषा। पहला अक्षर स्वर रहित आए, पहला अक्षर स्वर रहित आए, कोई अन्य अक्षर, कोई अन्य अक्षर स्वर सहित आए। पहला अक्षर स्वर रहित आए, कोई अन्य अक्षर स्वर सहित आए, ऐसे वर्णों को,
ऐसे वर्णों को या ऐसे शब्दों को व्यंजन गुच्छ शब्द कहा जाता है। व्यंजन गुच्छ शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक दो उदाहरण लिख लो। जैसे ठीक है, एक इसमें एक प्रश्न और करते हैं तो ये और देख लो। एक क्या लिखते हैं, उदाक्षर, और एक मुक्ताक्षर। ये विविध में लिख लेना आप। ठीक है, तो बुधाक्षर क्या होता है और मुक्ताक्षर क्या होता है, एक बार इनके बारे में और समझा देते हैं। कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा महान है, जैसे आपने लिखा होगा भगवान है, जिसमें परिषद। ठीक है, और ऐसे शब्द जैसे अपने पास है, मान लो संतोष है, या दूसरा शब्द अपने पास है मोहन है, या जो भी है, तो जिसमें अंतिम अक्षर होता है ना, अंतिम अक्षर, वो क्या हो, स्वर सहित। और इनमें अंतिम अक्षर क्या है, स्वर रहित। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो अंतिम अक्षर अगर स्वर सहित हो, उन्हें कौन सा कहेंगे, बताओ, मुक्ताक्षर या बुधाक्षर? कौन सा? बुधाक्षर। कौन सा कहेंगे? और जिनके अंदर अंतिम अक्षर स्वर रहित हो, तो उन्हें कहते हैं कौन सा, मुक्ताक्षर। समझ रहे हो? तो ऐसा अगर प्रश्न आता है कि निम्न में मुक्ताक्षर शब्द कौन सा है, तो अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए उसका, स्वर रहित होना चाहिए। तो इनकी एक छोटी छोटी परिभाषा और लिख लो, लिखो बुधाक्षर। क्या कहा, व्यंजन गुच्छ के उदाहरण ये रहे ना, ये रहे। बुधाक्षर की परिभाषा लिखो, ऐसे शब्द जिनका अंतिम अक्षर स्वर सहित हो। अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर सहित। या ऐसे शब्द जिनका अंतिम अक्षर क्या हो, क्या हो, स्वर सहित, उन्हें बुधाक्षर। अपना अपना नाम लिख लो जिसके अंदर अंतिम अक्षर आधा नहीं होना चाहिए। अपना नाम लिखो। तो इसमें मोहन है, संतोष है, पूजा है। ठीक है, ऐसे शब्द। मुक्ताक्षर में लिखो ऐसे शब्द जिनका अंतिम अक्षर स्वर रहित हो, स्वर रहित हो। तो इसमें आप महान है, परिषद है, सन्न है, ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं जिनका अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर रहित हो। क्लियर है? इस प्रकार से पढ़ना इस टॉपिक को। लास्ट में ये तो बोल दिया अगर